राम राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, आरती इंडस्ट्रीज़। देखिए दोस्तों, नाम जानने से कुछ नहीं होता, नाम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस समझ में आएगा। आपको क्या करना है ये डिसीजन आपका है, मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा आरती इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, वो किस लेवल से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज अगर आप देखोगे तो 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। और एनालिसिस मैं करता हूँ, देखो दोस्तों, पहले फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं दो चीज़ें करता हूँ, पहले बिजनेस एनालिसिस और उसके बाद बैलेंस शीट एनालिसिस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर हमें सही लगती हैं तो फिर हम जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले करते हैं बिजनेस का एनालिसिस कि किस टाइप का बिजनेस करती है ये कंपनी, बिजनेस कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा आप में से कि आरती इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस क्या है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैगशिप कंपनी ऑफ आरती ग्रुप, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल का बिजनेस है, केमिकल के काफ़ी शेयर अभी डाउन हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज भी अपना टॉप से 35% के आसपास डाउन है। एक बार बिजनेस का थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए किस किस टाइप का बिजनेस है ये सब लिखा हुआ है, लेकिन ये ना मेरे समझ में आएंगे ना शायद आपके समझ में आएंगे। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। इसकी टोटल 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 2 R&D सेंटर हैं। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 100 प्लस इसके प्रोडक्ट हैं, 700 से ज़्यादा इसके डोमेस्टिक कस्टमर हैं, 400 से ज़्यादा एक्सपोर्ट कस्टमर हैं, 60 से ज़्यादा देशों में इसका एक्सपोर्ट है। मेजर प्रेजेंस देखिए यूएसए में, यूरोप में, जापान में। मेजर जो इसका एक्सपोर्ट है यूएसए और यूरोप में है। और यूएसए और यूरोप में अगर अभी आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से तो थोड़ा सा वहाँ पे मंदी का टाइम चल रहा है। तो इसलिए जो केमिकल इंडस्ट्री के जो सारे शेयर हैं वो सारे ही आपको डाउन देखने को मिलेंगे। इसका पोर्टफोलियो में कौन कौन से किस टाइप के केमिकल हैं वो आप देख सकते हो। फार्मा से रिलेटेड, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, पिगमेंट, प्रिंटिंग, डाई, फ्यूल एडिटिव, एरोमेटिक, सर्फेक्टेंट, ये इस टाइप के केमिकल हैं। तो नीचे चलते हैं, इन सब चीज़ों का तो कोई ज़्यादा लेना देना हमें है नहीं। रिवेन्यू ब्रेकअप में चलते हैं। रिवेन्यू ब्रेकअप में देखिए 89% प्रोडक्ट सेल से और 11% ऑपरेटिंग रिवेन्यू। जोग्राफिकल रिवेन्यू स्प्लिट देखिए जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट से 52% है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 की आप देखोगे तो ये 48% था, यानी 4% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो अमेरिका से 13%, यूरोप से 11%, चाइना से 6%, जापान से 30%, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15%। अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये सब जगह आप देखोगे तो मंदी का टाइम चल रहा है। वहाँ पे डिमांड अभी काफ़ी कम है। डिमांड कम होने की वजह से इनकी सेल कम है, सेल कम है तो प्रॉफिट कम है, इसलिए ये डाउन है। 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 इनमें कंपनी 2.5 से 3,000 करोड़ के बीच में कैपेक्स करे, यानी अच्छा खासा कैपेक्स करने वाली है। तो अभी देखो बिजनेस एनालिसिस में तो हमने देखा कि भाई केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। इस वजह से थोड़ा सा कंपनी में डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मंदी का टाइम चल रहा है तो डिमांड कम है। कैपेक्स कंपनी का अच्छा खासा है जिसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो एक बार फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। पीई रेशियो 58 के आसपास का है। ठीक है, पीई रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको देखने में, इंडस्ट्री पीई 35 है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रॉफिट डाउन है। पीई रेशियो क्या है? प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग रेशियो। अगर अर्निंग्स कंपनी की कम हो जाएंगी तो पीई रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे ही कंपनी की अर्निंग आएंगी तो पीई रेशियो दोबारा से अच्छा हो जाएगा। आरओई कोई बहुत अच्छा नहीं है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड माइनर सा है। कर्जा थोड़ा सा है कंपनी पे 3,000 करोड़ के आसपास, लेकिन 24,000 करोड़ की कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है कर्जा। तो होल्डिंग पे चलते हैं। तो टोटल मिला के जो प्रमोटर की, एफआईआई की और डीआईआई की, तीनों की मिला के करीबन करीबन 70% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि अच्छी है।
पिछले 10 साल का आप प्रॉफिट देखोगे तो 10% का है, रिटर्न देखोगे तो 32% के हैं, लेकिन पिछले 5 साल का देखो आप प्रॉफिट -3.2%। चार्ट में हम बाद में चलेंगे, चार्ट में जब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी ये हम आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 20 से 24% का होता था, इस 43% को छोड़ दो अभी के लिए, 22, 24, 20%, 19% ये जो होता था, ये कम होते 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 अभी 14, 15, 16% पे आया हुआ है। ठीक है, यानी करीबन करीबन 30% के आसपास तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो गया। ठीक है, दूसरा आप जो सेल देखोगे ना, तो इस टाइम देखिए क्वार्टरली सेल 2000 करोड़ की, 1756 करोड़ की, फिर बीच में कम होगी 1600, फिर और कम होगी 1450, फिर 1700 से प्लस आई, अभी 1700 से प्लस आई। पिछले 2 क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो अभी एक बार चलते हैं, ये है इसके ईयरली रिजल्ट। ईयरली रिजल्ट में फिर वही बात जो मैंने आपको दिखाई थी, 23%, 23%, 22%, 28%, 21%, 18%, ये थे इसके पिछले 5-7 सालों के प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अभी देखिए पिछले 2 साल से 16% और 15% हो गया है। और पिछले 3 साल का आप देखोगे ना, तो सेल्स में भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट है नहीं। कोविड के बाद से, कोविड से पहले का देखो एक बार, 2019 का, 2020 का और कोविड के जस्ट बाद वाले साल का, 4000 से लेके 4200-4500 करोड़ के बीच की सेल थी 3 साल तक कॉन्टिन्यूस। फिर एकदम से बूम आया सेल में 2022 में, 4500 से सीधी होगी 6000 करोड़ रुपए। फिर अब पिछले 3 साल से 6000 से 7000 के बीच में ही घूम रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट 500 करोड़ था ये 2019 में, 2019 में 500 करोड़ था, अभी 416 करोड़ है। ठीक है, बीच में लगभग 500 यही रहा है। एक बार का जो एक्सेप्शन है जो मैंने ऊपर भी बताया था, अगर आप इसको छोड़ दे तो ये शायद 2022 का है। बैलेंस शीट में चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रिजर्व्स कंपनी के कॉन्टीन्यूसली बढ़े हैं, अभी 5000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं, जो 2019 में 2500 करोड़ के थे, जबकि टोटल प्रॉफिट वहीं का वहीं है, लेकिन रिजर्व क्या है वो डबल हो चुके हैं। बोरोइंग देखोगे तो बोरिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, 2400 करोड़ की थी अब 3200 करोड़ की हो गई है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे रिजर्व डबल हुए हैं तो ऐसा नहीं कि डबल हो गई है। ठीक है, थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है CWIP। CWI का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कंपनी का एक्सपेंशन कितना चल रहा है। पिछले 4-5 साल में देखो कंपनी का एक्सपेंशन कितना ज़बरदस्त चल रहा है। 1400 करोड़ था, फिर लगभग 1300 करोड़, 1300 करोड़, 1000 करोड़ और 1000 से ज़्यादा का अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली, तो जो अभी फिक्स्ड एसेट कंपनी के 5800 करोड़ के हैं, ये लगभग 7000 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। यानी अभी जो कंपनी मुनाफा कमा रही है वो 5800 करोड़ रुपए के एसेट्स पे कमा रही है, फिर 7000 करोड़ के एसेट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप मान के चलो कि उसी परसेंटेज में टोटल प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रो होना चाहिए। और जैसे जैसे डिमांड आएगी तो सेल बढ़ेगी। और दूसरी बात, जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कम हुआ है कंपनी का, हमने देखा 14-15% पे आ गया है, वो जो पहले 20-22% था, वो भी दोबारा से सही हो जाएगा अगर डिमांड बढ़ेगी तो। क्योंकि देखो डिमांड कम होती है ना, कंपनी की सेल कम होती है, तो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली कम कर लेती है। हालांकि वो थोड़ा सेगमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी दोबारा से फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन भी सही हो जाएगा। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, कुछ खास चेंज नहीं है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। FII की होल्डिंग आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ी है। DII की होल्डिंग आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ी है, मतलब पिछला जो क्वार्टर था उसमें ज़्यादा बढ़ी है। पिछले एक क्वार्टर में 15.8 से 17.2% हुई है। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी कम हुई है, यानी पब्लिक फ्रस्ट्रेट होकर बेचना शुरू कर चुकी है। जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो देखिए 4,23,000 थे वो 3,77,000 रह गए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे वो भी कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि
आम पब्लिक जो रिटेलर है वो फ्रस्ट्रेट होके बेचना शुरू कर चुके हैं, जबकि अब डीआईआई और एफआईआई थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर चुके हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, जिन लोगों के पास सारा डाटा है, अच्छी नॉलेज है, वो तो खरीद रहे हैं और आम रिटेलर बेचना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं चार्ट पे, जीरोधा में मैंने इसका डेली चार्ट खोला है आरती इंडस्ट्रीज का। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितना डाउन है अभी टॉप से। एक बार इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ चार्ट को वीकली में, ताकि हम अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, ये देखिए कंपनी का जो टॉप बना था पूरा ओवरऑल अभी तक का, वो 2021 अक्टूबर में बना था। अगर वहाँ से मैं अब तक देखूँ कि कितना डाउन है शेयर, तो लगभग 35% के आसपास होगा मेरे ख्याल से। नहीं, ये 35 से भी ज़्यादा ही है भाई, ये 43% के आसपास डाउन है अभी भी। हालांकि मैक्सिमम चला गया था ये नीचे तक डाउन 63% तक। ठीक है, ये वीकली चार्ट में ही एक बार हम देखते हैं। ये चार्ट ने देखो यहाँ पे बॉटम बनाया, ठीक है, थोड़े दिन साइडवेज रहा। ये वीकली चार्ट है तो इसलिए आपको हो सकता है अभी कम दिख रहा हो, लेकिन ये काफ़ी वीक्स हैं, तो कई महीनों तक साइडवेज रहा। फिर एक ऊपर का मूवमेंट दिया, फिर एक डाउनफॉल आया। ये जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला ये। तो दोबारा से मैं एक बार डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब शायद आप थोड़ा सा और बेटर देख पाओ। ये जो पिछला रिजल्ट आया ना कंपनी का, इसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल के बाद कुछ दिन तक ये साइडवेज रहा, ये साइडवेज, और मेरी इन्वेस्टमेंट यही हुई है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना स्टार्टिंग में कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, तो इसलिए ये मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा व्यू कम्प्लीटली बाइज्ड हो सकता है क्योंकि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों करी उसका कारण अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाया कि यहाँ जो डाउनफॉल था वो कंप्लीट हुआ। चार्ट ने बॉटम बनाया, बॉटम बना के चार्ट साइडवेज रहा, साइडवेज रह के उसके बाद एक अप मूवमेंट शुरू हुआ। अप मूवमेंट भी कैसे हुआ, ये देखिए, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अब थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया। ज़्यादा नीचे आया है क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, वो मैंने आपको बता ही दिया। जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। यानी आप स्टॉक को देखोगे ना, चार्ट को देखोगे तो हायर बॉटम्स हायर हाइज और हायर बॉटम्स बनाता जा रहा है स्टॉक। ठीक है, यानी जो बॉटम है ना वो यहाँ से देखो, यहाँ बना फिर यहाँ बना फिर यहाँ बना फिर यहाँ बना, ये हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और हायर हाइज बनते जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली यहाँ पे। स्टॉक में एक डाउनफॉल भी आया 15% का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 15% के डाउनफॉल के बाद स्टॉक यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट भी किया। हालांकि देखो यहाँ से नीचे भी जा सकता था, लेकिन नीचे जाने की अब प्रोबेबिलिटी कम बची है। एक तो टेक्निकल हमें बता रहा है कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कम है। दूसरा, जो फंडामेंटल्स हमने देखे, क्वार्टरली रिजल्ट देखे, कंपनी का जो वर्स्ट था वो ऐसा लग रहा है कि अब हो चुका है, क्योंकि बीच के जो 2-3 क्वार्टर के जो प्रॉफिट आप देखोगे ना वो बिल्कुल ही कम है। अब रिजल्ट इम्प्रूव होना शुरू हो चुके हैं, तो अब उम्मीद है कि रिजल्ट इम्प्रूव होंगे तो टेक्निकली स्टॉक भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है करंट लेवल से कह लो, या जहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस लेवल से, तो वहाँ से देख लेते हैं जो लेटेस्ट स्विंग का टॉप था, अगर वहाँ तक जाता है तो भी अपना 23-24% का प्रॉफिट बनता है। अगर मान लो आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और अभी जो करंट लेवल है यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से भी अगर स्विंग की अपॉर्चुनिटी हम देखें तो ये लगभग बनती है 15-16% के आसपास। और यहाँ तक जाने में, जो लेटेस्ट स्विंग है यहाँ तक जाने में मुझे नहीं लगता कि चार्ट को 3-4 महीने से ज़्यादा लगने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर मान लो कोई रखे इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, यानी जो कंपनी का बिल्कुल हाई बनाया था स्टॉक ने, वहाँ तक करंट लेवल से अगर हम देखें तो कितने % की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है।
ये देखो 75% की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है अगर स्टॉक दोबारा से अपने लाइफ टाइम हाई पे चला जाए तो। ठीक है। और जहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वहाँ से अगर हम देखें तो कितने परसेंट बनता है, ये देखो लगभग 85%। तो अगर 85% ये 2 साल भी लगा दे, 2 साल लगा दे, मान लो ये अपने लाइफ टाइम हाई तक दोबारा पहुंचने में, तो भी 2 साल में अपना लगभग 85% की अपॉर्चुनिटी हमें लगती है। ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से इस चार्ट को स्टडी करिए, खुद से कंपनी के बिजनेस को स्टडी करिए, खुद से कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी ले सकते हो। ठीक है। ये मेरी सलाह है जो कम्प्लीटली बेस्ड हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपका कोई व्यू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या किसी और स्टॉक पे आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊं या एनालिसिस में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।